बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 ऑफ बायोलॉजी बायो एनर्जेटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है लाइट एंड डार्क रिएक्शन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक लाइट रिएक्शन। व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन? जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा, एक हमने ओवरऑल डिस्कस किया था कि फ़ोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो कितने फेजेस में होता है। तो हमने उसमें फ़र्स्ट हमने देखा था लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट का जो हमने स्ट्रक्चर देखा था थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। फिर क्या होता है उससे आगे जो सनलाइट ने क्लोरोफिल ने इस एनर्जी को ट्रैप किया, आगे वो कहाँ यूज़ हो रही है हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन में। एटीपी आगे क्या है, एक एनर्जी करेंसी है सेल की। तो ये एक बुरा रिएक्शन है, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसमें क्या करते हैं, एटीपी को बनाने में मदद करती हैं। अगर हम लाइट रिएक्शन के स्टेप्स देखें कि ये कितने स्टेप्स में होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लाइट रिएक्शन क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की। ठीक है, और ये क्लोरोफिल कहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में। जब क्लोरोफिल सनलाइट को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये क्या होगा, एनर्जाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड गेट एनर्जाइज्ड। जब क्लोरोफिल एनर्जाइज्ड हो जाते हैं तो वो इस एनर्जी को वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, क्लोरोफिल ने एनर्जी को कहाँ यूज़ किया, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए। जब वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है, और इस ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर के प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो गए तो आगे इससे क्या होता है। इस इक्वेशन में अगर हम देखें कि जो ड्यूरिंग फोटोलाइसिस हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हुए, तो अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन हैं, तो ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं और ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गए हैं। और आगे इन्होंने क्या किया, ये वाटर मॉलिक्यूल और उसके साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना दिया। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, एनिमल्स ब्रीथिंग के प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं। अब क्या होता है, जो फोटोलाइसिस के दौरान हाइड्रोक्सिल आयन ने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ किए, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सेल के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ मिलकर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें क्या होती है, एक एनर्जी स्टोर है। ठीक है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग फोटोलाइसिस हाइड्रोक्सिल आयन ने रिलीज़ किए, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स सेल के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एडीपी मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे आगे क्या बन रहा है, एक एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं एटीपी मॉलिक्यूल बन गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है सेल के अंदर एनएडीपी है। एनएडीपी इस इलेक्ट्रॉन ने, ये इलेक्ट्रॉन और इसके अलावा हाइड्रोजन आयन जो कि फर्टिलाइसिस के दौरान ब्रेक डाउन ऑफ वाटर के दौरान यहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे, ये वाले हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों NADPH के साथ मिलके एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं NADPH। NADPH जो है ये ग्रेटर एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है देन ATP। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयन जो हैं किस तरह सेल के अंदर यूज़ हुए ATP एंड NADPH को बनाने के लिए। तो ये लाइट रिएक्शन हो गया जिसमें क्लोरोफिल ने जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जाइज्ड हो गए, उस एनर्जी को यूज़ करते हुए वाटर की ब्रेक डाउन की। वाटर की ब्रेक डाउन से हाइड्रोक्सिल आयन से किस तरह इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हुए और किस तरह हाइड्रोजन आयन जो हैं वो ATP एंड NADPH की फॉर्मेशन में यूज़ हुए। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को
फिक्स 7.5 के थ्रू देखें, समझें, तो ये हम देख सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल मालिक्यूल। ठीक है, क्लोरोफिल मालिक्यूल्स में ये क्या है, फोटॉन्स, यानी सनलाइट का जो यूनिट होता है उसको हम कहेंगे फोटॉन्स। जब ये फोटॉन्स क्लोरोफिल मालिक्यूल पे आते हैं तो क्या हो जाते हैं, क्लोरोफिल मालिक्यूल एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, इस एनर्जी को यूज़ करते हुए वाटर मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं। जब वाटर मालिक्यूल की ब्रेक डाउन हुई तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए और हाइड्रोक्सिल आयन से ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो गए। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन से ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए और उसके साथ ऑक्सीजन मालिक्यूल रिलीज़ हुआ जिसको एनिमल्स ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए से क्या करेंगे, जिस तरह भी हमने देखा, ये इलेक्ट्रॉन्स सेल के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एडीपी मालिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, एटीपी का मालिक्यूल बना देंगे। इसी तरह से अगर फर्दर हम देखें तो सेल के अंदर जो NADP पॉजिटिव है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हुए और इस हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया, जो ड्यूरिंग फर्टिलाइसिस वाटर की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि हाईली एनर्जाइज्ड हैं, हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ने क्या किया, H पॉजिटिव आयन को NADP के साथ ऐड किया और क्या बना दिया, NADPH का मालिक्यूल जो कि हाईली एनर्जाइज्ड हैं। यहाँ तक हमारा प्रोसेस हो गया एनिमल्स में, प्लांट्स में कौन सा ये प्रोसेस हो गया, लाइट रिएक्शन, जिसमें क्या हुआ, वाटर के मालिक्यूल्स की ब्रेक डाउन हुई और ATP एंड NADPH की फॉर्मेशन हो गई जो कि एनर्जी स्टोर्ड मालिक्यूल्स हैं। अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक जी शेप है, इसलिए हम इसको कहते हैं जी स्कीम है, और इसलिए हम इसको जी स्कीम या जी शेप भी कहते हैं होल सीरीज़ को, लाइट रिएक्शन को। और इस ब्राइट डिस्कवरी को किसने इसको डिस्कवर किया इस रिएक्शन को प्लांट्स के अंदर, रॉबर्ट हिल ने, और इस वजह से इसको लाइट रिएक्शन के साथ हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस का हमारे पास एक फेज़ जिसमें क्या हुआ, ATP और NADPH के मालिक्यूल प्रोड्यूस हो गए। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं डार्क रिएक्शन, जिसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, यानी इसके अंदर लाइट की डायरेक्ट ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये लाइट की ज़रूरत नहीं होती। और ये क्या करते हैं, इसको किसने डिस्कवर किया, इसकी जो डिस्कवरी है वो एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मेलविल कैल्विन और इनके कोलीग्स ने इस पे काम किया और इसी वजह से इस साइकिल को कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। और इस कैल्विन साइकिल पे कैल्विन को जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया इन 1961 में। अगर हम इसके प्रोसेस को देखें कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, जो हमने लाइट रिएक्शन के बाद, लाइट रिएक्शन में जो लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए क्लोरोफिल्स ने सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए जो ATP एंड NADPH के मालिक्यूल प्रोड्यूस किए। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस का जो असल मकसद है वो सिर्फ ATP और NADPH के मालिक्यूल्स को फॉर्मेशन या इनको बनाना नहीं है। तो हमारा मेन एम क्या है फोटोसिंथेसिस का, द मेन एम ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ टू मैन्युफैक्चर फूड। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में जो मेन मकसद है वो उसका फूड को तैयार करना है। व्हेन डज फूड गेट मैन्युफैक्चर्ड, तो फिर फूड कब प्रिपेयर होती है। अगर हम लुकिंग बियॉन्ड द लाइट रिएक्शन को देखें जिसमें ATP एंड NADPH के मालिक्यूल प्रिपेयर हुए थे, उस एनर्जी को यूज़ करते हुए फूड प्रिपेयर होती है। लेकिन ये होती कहाँ पे है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, ये हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में देखा, स्ट्रोमा में। ठीक है, अगर हम अब इस डायग्राम को देखें, डायग्राम को स्टडी करें, तो ये जो ग्रेनम है इसके अंदर थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के ये स्टैक्स हैं, यहाँ पे सारा क्या हुआ, लाइट रिएक्शन हुआ, सनलाइट को यूज़ करते हुए वाटर की ब्रेक डाउन हुई और यहाँ पे ATP और NADPH के मालिक्यूल क्या हुए, प्रिपेयर हो गए, फॉर्म्ड हो गए। यहाँ से ये मालिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे यहाँ पे स्ट्रोमा में। ठीक है, यहाँ पे जब ये ATP और NADPH के मालिक्यूल बाहर स्ट्रोमा में आ गए तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए ये क्या बना देंगे, ग्लूकोज के मालिक्यूल, यानी फूड बना देंगे। तो हम कह सकते हैं ATP और NADPH की एनर्जी को यूज़ करते हुए क्या हो गई, फूड प्रिपेयर हो गई। अब हम ये देखते हैं
कि लाइट रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, बल्कि वो क्या करते हैं, इस NADPH और ATP के मालिक्यूल्स में से एनर्जी को लेते हैं और इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो हम इसलिए इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। और ये डार्क रिएक्शन हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ रात में ही होता है, ये दिन में भी होता है, लेकिन यहाँ पे सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन कह रहे हैं। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए फूड प्रिपेयर हुई, तो हम इसको देखते हैं कि जो ATP का जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमने कहाँ से ली, फ्रॉम एयर। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और ये जो ATP का मालिक्यूल है फ्रॉम लाइट रिएक्शन। ATP का मालिक्यूल जो लाइट रिएक्शन में बना, इसने इस कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी दी। ठीक है, ATP मालिक्यूल फ्रॉम लाइट रिएक्शन प्रोवाइड्स एनर्जी टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह सेकंड मालिक्यूल NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में बना, ये भी फ्रॉम लाइट रिएक्शन, इसने क्या किया, इसने इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। तो ATP और NADPH के मालिक्यूल से एनर्जी को यूज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गई, शुगर में। ग्लूकोज का मालिक्यूल प्रिपेयर हो गया। तो ये एक क्या हो गया, हमारे पास बायो मालिक्यूल बन गया, इसलिए हम इस प्रोसेस को बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को एक ओवरऑल डायग्राम 7.6 के ज़रिए से देखें, तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर हुई फ्रॉम एयर। ठीक है, ये जो साथ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हैं। 3 मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल के अंदर एंटर हुए। सेल के अंदर पहले से मौजूद 5 कार्बन कंपाउंड इस कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल्स के साथ जब मिलता है, तो ये टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड बना देता है। जब ये 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, 5 कार्बन कंपाउंड और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से जब ये टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, आगे क्या होगा कि ये ATP और NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में प्रिपेयर हुए, इसकी एनर्जी को यूज़ करते हुए ये 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड के ये 3 मालिक्यूल्स जो हैं ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जिसके नतीजे में 6 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मालिक्यूल बन गए। एक तो हो गया ग्लूकोज प्रिपेयर हो गई, फूड प्रिपेयर हो गई प्लांट्स में, जिससे वो एनर्जी ले रहे हैं प्लांट्स। सेकंड जो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है, ये दोबारा से सेल के अंदर 3 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड जो है दोबारा 5 कार्बन कंपाउंड बना देगा, और उसी तरह से फर्दर वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके, और ये पूरा साइकिल इस तरह होगा कंप्लीट, और इसको हम कहेंगे डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, हमने और देखा कि किस तरह फ़ोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल हमने पढ़े थे, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देखने में इक्वेशन में हमें ऐसे लग रहा है कि ये दोनों एक साथ यूज़ होने के बाद ग्लूकोज का मालिक्यूल बना रहे हैं। लेकिन हमने जब इसको स्टडी किया डिटेल में फ़ोटोसिंथेसिस के मैकेनिज़्म को, तो हमें पता चला इसके 2 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज़ में वाटर मालिक्यूल लाइट एनर्जी से ब्रेक डाउन हो रहा है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, और वो ATP और NADPH प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये कहाँ हो रहा है, थैलाकॉइड में हो रहा है। इसको हमने कहा लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में उस ATP और NADPH से की एनर्जी को यूज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्लूकोज का मालिक्यूल बनाया। तो ये एक पूरा प्रोसेस हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से फूड में कन्वर्ट हुई और किस तरह से फ़ोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस कैरी आउट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आएगा और आप इसको अच्छे से समझ लें, पढ़ लें और इसको याद करें, और फिक्स 7.5 एंड 7.6 को ड्रॉ करें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।